बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासा साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि आमिर मतीन साहब आज हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज प्रोग्राम में जिक्र होगा बदीन में हमने देखा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, 2 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला हुआ। तीसरा ऐसा कौन सा पत्ता खेला गया कि नून लीग इस इलेक्शन में जीत गई? उस पत्ते का नाम है जुल्फिकार मिर्जा। इससे मुतालिक भी डिस्कस करेंगे। और जब हम उम्र भर की अपनी जमा पूंजी किसी मंसूबे पर लगा देते हैं कुछ हासिल करने के लिए, मगर कुछ हासिल होने की बजाय अगर मालूम हो जाए कि सब कुछ लुट गया है, तो कैसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। और ऐसी ही तकलीफ उठाई उन मुतासरीन ने जिन्होंने इस्लामाबाद न्यू सिटी प्रोजेक्ट के स्कैंडल में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी इस तमाम तर स्कैंडल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। और दूसरी जानिब आफ्ताब शेरपाव का नाम भी सामने आया, मुलजिम में नामजद हुए, लेकिन उन्हें क्लीन चिट किस तरह से मिली ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये वो इदारा है जहां पर शायद अब मिशन यही है कि करप्शन में जो ऑफिसर जितना आगे बढ़ जाएगा उसको उतना ही बड़ा ओहदा दिया जाएगा, उतने ही बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा। और अब ये ताज किसके सर पर पहनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, वो नाम भी आपके सामने लेकर आएंगे, उन पर क्या एलिगेशंस हैं वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने दफ्तर खारजा के स्कैंडल से मुतालिक बात की कि किस तरह से एक दफ्तर खारजा के ऑफिसर हैं यासिर महमूद, उन पर यह नस्ला गिराया गया, चार्जशीट लगा दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई। और उस प्रोग्राम में जलील अब्बास जिलानी साहब का भी जिक्र आया। उन्होंने इस प्रोग्राम से मुतालिक अपना रद्द अमल दिया रऊफ क्लासा साहब को, और वो रद्द अमल क्या था, क्या बातें की गई थी, वो हम क्लासा साहब से जानेंगे। तो सबसे पहले बढ़ेंगे बदीन के ज़िमनी इलेक्शन की जानिब। तो क्लासा साहब आपकी तारीफ भी आएंगे। हमने देखा कि 2 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है, जुल्फिकार मिर्जा कूदे और मैदान मान लिया नून लीग ने, ऐसा कैसे हो गया? ये वैसे बिल्कुल आप कह सकते हैं चुपके से ये सारा काम हुआ, जिसका हमें पता ही नहीं चला ओवरनाइट। हालांकि इतनी बड़ी एक उस पर आंख रखी जानी चाहिए थी नेशनल मीडिया को। मेरा ख्याल है मीडिया के पास इतनी खबरें आ गई दिन रात, अब हमारा वो क्या कहते हैं कि हमारे चैनल की स्क्रीन भर गई है सबकी, कि किसी ने फोकस ही नहीं किया कि बदीन में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे पीएमएल नवाज और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने। हम जितने भी थे लोग थे, हम एमक्यूएम में जाके बिजी हो गए। एमक्यूएम में जो आप कह सकते तोड़ फोड़ शुरू हुई है, मुस्तफा कमाल का आना, फिर उसके साथ एक बस में से, जैसे रात आप कह रही थी, बस में से सवारियों ने उतर के एक और काफिले में शामिल होना उन्होंने शुरू कर दिया। सो हम सब की तवज्जो रही है कराची पे कि कराची में क्या चीज़ें मैनेज हो रही हैं, कराची का नया वहाँ पे नक्शा क्या बन रहा है, उसमें कौन शामिल होगा नहीं होगा, अल्ताफ भाई का क्या बनेगा, बला बला वो सब हम सुन चुके हैं। तो अब जो एक अभी हमारे 92 चैनल पे एक खबर ये मैंने चलती हुई देखी है, और जिसमें वो स्टोरी ब्रेक की है हमारे चैनल ने, कि वहाँ तो जुल्फिकार मिर्जा के बैग्ड उम्मीदवार थे और पीएमएल नवाज का उम्मीदवार था, तो उसने शिकस्त दे दिया पीपल्स पार्टी को। तो ये तो मेरा ख्याल है एक नया वहाँ पे एक आप कह सकते हैं बात इसलिए हुई है कि जुल्फिकार मिर्जा जो अब वो तो किंग मेकर बनते जा रहे हैं बदीन की हद तक। अगर देखें पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी को पहले ही जो पहले फेज का इलेक्शन था बल्दियाती, उसमें हराया, जो एक अगेन बहुत बड़ी खबर थी। पीपल्स पार्टी ने इधर उधर मारने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। फिर दूसरा फेज आया, अब फिर हमने देखा जुल्फिकार मिर्जा ने वहाँ पे उनको पॉलिटिकली तौर पर डिफीट किया। तो चले वो चीज़ें हो गई। अब एक वहाँ पे एमएनए की सीट अगर वहाँ पे निकाल लेते हैं एक, और वो भी नवाज लीग के साथ मिलकर जुल्फिकार मिर्जा हैं, तो जुल्फिकार मिर्जा की उसके खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ या जरदारी साहब के खिलाफ या बिलावल साहब के खिलाफ उनकी आप कह सकते पॉलिटिकल नफरत, में जाती मैं जानबूझ के नहीं कहना चाह रहा, चलें सख्त बात हो जाएगी, उनकी सियासी नफरत इस लेवल तक चली गई है कि वो जुल्फिकार मिर्जा जो हैं वो नवाज लीग को उन्होंने आज वोट डाला है। अब मुझे नहीं पता कि किस उन्होंने दिल के साथ उन्होंने डाला होगा, कि उनकी मिसेज हैं वो यहाँ पे एमएनए हैं, फमीदा मिर्जा हैं, सारी उम्र उन्होंने लगा ठप्पे पे ठप्पा, तीर पे ठप्पा। आज वो मिर्जा साहब जो है डाई हार्ड उसके वर्कर थे पीपल्स पार्टी के, बेनजीर भुट्टो साहबा के बड़े करीबी, फहमीदा मिर्जा साहबा का एक बड़ा रोल, जरदारी साहब से कितने बड़ी करीबी दोस्ती। आज मिर्जा साहब जब वहां पे ठप्पा लगाने गए तो उन्होंने तीर पे ठप्पा नहीं लगाया, आज इन्होंने शेर पे ठप्पा लगाया है। तो ये उससे बड़ा मेरा ख्याल सैडिस्ट एक आप कैसे इंतकाम है, इससे बड़ा इंतकाम ये मिर्जा साहब नहीं ले सकते थे पीपल्स पार्टी से, आसिफ जरदारी से, जो उन्होंने लिया है। और सिंध में एक थोड़ी सी हमें उम्मीद लगती है, जिसकी बात हम कहते रहते हैं कि शायद वाली बात कि सिंध में कोई अल्टरनेट कोई लीडरशिप नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर कुछ जुल्फिकार अब मिर्जा जैसे बंदे कुछ अगर थोड़ी सी हिम्मत कर लें, कोई थोड़ा सा स्टैंड ले लें, तो पीपल्स पार्टी को सिंध की हद तक ये मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल क्लासा साहब की आपने बात सुनी होगी, आमिर मतीन साहब जिस तरह से बात की है, तो सवाल ये उठता है कि जुल्फिकार मिर्जा का इतना बड़ा वोट बैंक है, पहले फेज में भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया था, तो इस बार अपना उम्मीदवार क्यों नहीं वो लेके आए सामने?
मैं सच्ची बात है कि मैं सफर कर रहा हूँ मगर इसको फॉलो नहीं किया इस इलेक्शन को मैंने, जिमनी इलेक्शन को, मगर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये जो पिछले बल्दियात के इलेक्शन हुए हैं ये उसका ही तसलसल लगता है कि जिसमें सारी पार्टीज ने और PMLN ने भी जुल्फकार मिर्जा साहब को बैक किया था। तो मेरा ये उन्होंने पे बैक किया है इस दफा के PMLN को कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। दूसरा PMLN एक की वो वैसे भी क्योंकि तौर निसार की वो तारीफ करते रहते हैं और उनको जो है FIA और इन चीजों की जरूरत भी है। तो आगे जो नजर आ रहा है कि जुल्फकार मिर्जा जैसे कैंडिडेट जो है PMLN के साथ मिलके तो ये अलाइनमेंट्स होंगी। मगर सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात वही है कि ये इस थियरी को तकवीत मिल रही है कि जनाब सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का होल्ड बड़ा कम रह गया है और वहां पे कोई भी जहां भी ये थाना कचहरी की दहशत और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और अपने तगड़े लोगों की वजह से वहां पे रूल कर रहे हैं और जहां कहीं इनको जुल्फकार मिर्जा जैसा इक्वली तगड़ा आदमी मिल जाएगा तो वहां पे इनकी पावर बेस जो है सारी हिल जाती है। सो इस थ्योरी का ये तसलसल चल रहा है और लगता ये है कि ये आइंदा भी 2-4 और डिस्ट्रिक्ट में भी जुल्फकार मिर्जा जैसे कुछ लोग आ गए और इस तरह ही PMLN की या पगारा साहब की PTI की आपस में इनके गठजोड़ हो गया तो पीपल्स पार्टी की बड़े अरसे बाद पावर बेस को एक सीरियस झटका लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर मतीन साहब की हमने गुफ्तगू सुनी। क्लासेस साहब, यकीनन ये बात उठती है जुल्फिकार मिर्जा का अंदरूनी सिंध में बहुत बड़ा वोट बैंक है, खासतौर पर बदीन को अगर हम लेकर बात करते हैं तो क्या समझता है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस जगह पर खड़ी है? मैं पहले थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ। मुझे अभी हमारी टीम के एक मेंबर ने मैसेज किया है, वो ये कह रहे हैं कि MNA की सीट नहीं थी, ये प्रोविंशियल असम्बली की सीट थी, वहाँ सिंध असम्बली की। इससे आप देखें कि हमारी लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी कम थी मीडिया के कि हमें ये भी नहीं पता कि ये NA की सीट थी या मैं वही बता रहा हूँ कि हम सब के सब कराची में मसरूफ थे पिछले 8-10 दिनों से, 2 हफ्ते से देखें हम में से किसी की तवज्जो नहीं की कि एक अहम वहाँ पे मार्का उसमें लड़ा जा रहा है। पर्टिकुलर मीडिया को, हमारे जैसे लोगों को या और भी मीडिया को इस पर फोकस रखना चाहिए था फॉलो अप के तौर पर कि क्या मिर्ज़ा साहब का जीतना जो था उनके बल्दियाती इदारों में एक वक्ती तौर पर लोगों की एक उसमें बगावत थी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ गुस्सा था और मुमकिन है कि 3 महीनों में 4 महीनों में कुछ उसमें वो आप कह सकते गुबार जो था वो नीचे आया है या वहीं खड़ा हुआ है। इससे ये लगता है रिजल्ट से कि वो जो गुबार है लोगों के दिल में गुस्सा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ बदीन की हद तक वो सस्टेन कर रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। ये नहीं हुआ कि बल्दियाती इदारों में बगावत हुई और उनका ग्रुप वहां पे जीत गया। तो अब ये पता चल रहा है कि ये एक उनके सस्टेन एक उनकी एफर्ट है। और मुझे जो आने वाले दिनों में लग रहा है, एक अगली बात जो आपने सवाल पूछा है कि अगर फहमीदा मिर्जा को ये 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी टिकट नहीं देती, अगर ये ट्रेंड रखा जाए जारी तो मिर्जा साहब किसी न किसी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं नवाज लीग के साथ कि जनाब आपके MPA को हम निचली सीट पे हम सपोर्ट कर देते हैं, आप फहमीदा मिर्जा को MNA के सपोर्ट करें। ये अलाइनमेंट मुझे बनती लग रही है जो बात आमिर कह रहे हैं। तक हमने आज देख भी लिया इस इलेक्शन में जिस तरह से नून लीग की उन्होंने हिमायत की, अपना वोट बैंक जाकर नून लीग के हिस्से में डाल दिया है। कांटे का मुकाबला था, कोई तस्वर नहीं कर सकता था क्लासेस साहब कि नून लीग इस सीट पर आकर जीत जाएगी। ये वही मैं बता रहा हूँ, सिंध में एक उनकी एंट्री हुई है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं ये बगैर कोई डील्स के, इस तरह के पॉलिटिकल डील्स के किसी को एक दूसरे को फायदा नहीं देते। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में कोई चीज उसमें फ्री नहीं है, माँ सिवा खुदा की रहमत के, तो बाकी सब चीजों को आपको पे करना पड़ता है। इसकी डील मुझे यही लगता है जो 2018 में होगी कि आप देखेंगे फहमीदा मिर्जा जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे MNA का और उससे निचली सीट पे वो नवाज लीग के साथ जुल्फिकार मिर्जा की हिमायत बड़े सवाल खड़े कर देती है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आकर इस पर भी बात करेंगे, कुछ इस्लामाबाद न्यू सिटी प्रोजेक्ट स्कैनर से मुतालिक भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ बात हो रही है बदीन में होने वाली ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक, जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से नून लीग की हिमायत में जुल्फिकार मिर्जा खड़े हो गए हैं। आमिर मतीन साहब आपके जानिब आएंगे, जिस तरह से क्लासेस साहब ने बात की है कि कुछ जाती तो नहीं कहा जा सकता, सियासी इख्तलाफात कहा जा सकता है, सियासी नफरत कहा जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आसिफ अली जरदारी की पॉलिसियों से जुल्फिकार मिर्जा को इख्तलाफ तो पहले ही था, ये पॉलिसियां किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जवाल में हिस्सा डाल रही हैं? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ऑन इट्स वे डाउन है। ये बिल्कुल PMLQ के रूट पे चल रही है कि जिस तरह 2002 के वो इलेक्शन में जीत गए थे, उसके बाद 2008 में उनकी 25 सीटें भी इस दफा 2 पे आ गई हैं। क्या ये नहीं मैं कह रहा कि ये 2 पे आ जाएंगी, मगर इनके हालात ये
दिन ब दिन होते जा रहे और कोई भी नहीं कर रहे। ये इस तरह का डायलॉग बड़ी नजर आती है कि हम भुट्टो की सियासत पे जाएंगे, पे जाएंगे, बातें, मगर तो पीपल्स पार्टी लोग मौजूदा नाला है कि इनके यहाँ तरफ के चार फिर जो है टोला है जो वही बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं कर रहे। हमारा एक था कि 2013 के इलेक्शन के बाद शायद उसको कुछ अकल आए, कम अज कम सिंध के अंदर अब हुकूमत मिली है उसको बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करे। बिल्कुल, मगर आगे से हालात आगे से भी खराब है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये इनका सारा बदीन के इलेक्शन उसको शो करते हैं कि इनका जो सारा ढांचा जो है वो क्रम्बल कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये ही सिलसिला पंजाब के लिए खतरा है कि पंजाब के अंदर जो है वहां भी थाना कचहरी का एक सिलसिला और इलेक्टेबल्स ताकतवर लोगों का चल रहा है। तो ये वहां भी अगर यही पॉलिटिक्स रही तो ये अगर पीटीआई उसको वो भी ना चैलेंज कर सकी तो ये पुराने निजाम के खिलाफ आप समझ सकते हैं कि एक झटका है और ये एक नया एक किस्म की आप तब्दीली समझ। ठीक है, अच्छा पुराने निजाम की आपने बात की है क्लासा साहब, जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की है, हमने देखा भुट्टो दौर में कि चाहे वो वोटर किसी भी जगह से ताल्लुक रखता उसे खास अहमियत दी जाती थी। हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो के दौर में भी अंदरूनी सिंध में बहुत बड़ी तादाद में वोट बैंक इनका मौजूद होता था पीपल्स पार्टी में, लेकिन वक्त गुजरता गया, आसिफ अली जरदारी की पॉलिसियां सामने और हमने देखा कि अब अंदरूनी सिंध में इनका वोट बैंक निहायत कम रह चुका है। निहायत तो मैं नहीं कहूँगा, ये ज़्यादा हो जाएगा कि निहायत कम हो गया है, लेकिन बदीन के हद तक जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो लग रहा है कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जो है इनके हाथ से वो निकल गया है या निकलता जा रहा है। और उसमें ज़िमनी इलेक्शन को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि उसमें अगर कोई अपोजिशन का बंदा ये जीत जाए, ये बड़ा कम होता है, रेयर होता है कि चाहे पंजाब हो या आपका सिंध हो कि वहाँ पर कोई अपोजिशन का बंदा सिटिंग हुकूमत के खिलाफ जीत जाए। उसकी रीज़न ये होते हैं कि जो लोग होते हैं मेरे जैसे जो पर्टिकुलर देहातों में जो बैठे हैं वो ये देखते हैं कि जो हुकूमत को उम्मीदवार है ये अगर जीत जाते हमारे थाने कचहरी, हमारी कोई नौकरी, हमें कोई फंड्स, कोई तरक्याती काम ये कराएगा, इसलिए उसको लालच होती है। उसको ये पता होता है कि अगर मैंने वहाँ पे अपोजिशन को उम्मीदवार को वोट दिया तो ये तो मेरा कल को कोई काम नहीं करा सकता। ये लोगों की मैं सही बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए उसको माइंड सेट को जहन में रखते हुए मैं कहता हूँ कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का या उस नवाज लीग का उम्मीदवार का वहाँ जीतना, उसमें बदीन में उसमें सिटिंग गवर्नमेंट है इसकी पीपल्स पार्टी की, ये बड़ा बिग एक उसको आप कह सकते अपसेट कह सकते हैं और पीपल्स पार्टी के लिए एक वार्निंग भी हो सकती है। और ये मादरत के साथ मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कि इन्होंने माँ सिवाय बयानबाजी, इन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के टॉक शोज में आके हमें बताने के लिए कि जनाब कि ये देखें हमारे यहाँ करप्शन हो रही थी, पंजाब में नजर नहीं आती, ये इनका वतीरा बन चुका था। हर बात पे कहें कि हाँ कि हमने करप्शन किया, आपको फलां की नजर नहीं आ रही। इतना मतलब है आप कह सकते हैं गलत जवाब था जो पीपल्स पार्टी के लोग देते रहे। अंदरूनी सिंध में पीपल्स पार्टी डिलीवर करने में कामयाब नहीं है। थर के हवाले से हमने देखा बच्चे मरते रहे वहां, बिल्कुल, और उनसे सवाल पूछें और नहीं एक्शन तो छोड़ देना, मतलब थोड़ी सी कंसर्न भी नहीं है वो। आप उनसे सवाल उनसे पूछें तो वो कहते थर का सवाल का जवाब वो कहते थे फलां हॉस्पिटल में इतने बच्चे मर जाते हैं, फलां में मर जाते, आपको थोड़ी सी केयर भी नजर नहीं आती। अगर ये 2018 में इलेक्शन होते हैं दोबारा, ये ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ कि अभी तो लोग वोट इनको नहीं उसमें कास्ट कर सकते, 2018 में देखना पड़ेगा कि इतनी सारी गुफ्तगू हुई है, चैनल्स पे हुई है, उनकी बैड या गुड गवर्नेंस को एक्सपोज किया गया पीपल्स पार्टी को, तो देखना ये होगा सिंध में क्या वोटर्स का ट्रेंड आता है। दो बड़े उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने देखेंगे सिंध में अगले इलेक्शन वाले पे। एक कराची में हमें देखना पड़ेगा कि नया ग्रुप जो बन रहा है कराची में, नई पार्टी जो जन्म ले रही है, जो एमक्यूएम के अपने ही लोग हैं, एक नए उसके साथ आ रहे हैं, मुस्तफा कमाल हूँ, रजा हारून हूँ या दीगर लोग हूँ। हम ये देखेंगे 2018 में कराची के लोगों ने क्या रिस्पॉन्ड किया है एक नई पार्टी को, क्या ये जीतने के कामयाब होते हैं या सारे हार जाते हैं। एक नया ट्रेंड हमें वहां भी देखना पड़ेगा सिंध में, उस इंटीरियर सिंध में, कि वहां पे जो है कि क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी से लोग थक गए हैं, डेवलपमेंट नहीं हुई, लोगों की गुर्बत है, बच्चे मर रहे हैं और दीगर इशूज हैं। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड होंगे मेरा ख्याल है 2018 के उसमें इलेक्शन में सिंध में पर्टिकुलरली, कि कराची शहर किस तरफ जाता है, वो अल्ताफ हुसैन के साथ खड़ा होता है या नए ग्रुप के साथ, और वहाँ इंटीरियर सिंध में जो इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह की बगावतें हो रही हैं, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जैसे लोग कर रहे हैं, उनका क्या ओवरऑल सिंध की पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। बिल्कुल क्लासा साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। 2018 के इलेक्शन की बात की आमिर मतीन साहब, जिस तरह से 2018 में इलेक्शन होंगे और अब हमने देखा कि बदीन में जिस तरह से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से हिमायत की गई, मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को जितवा दिया गया, क्या आप समझते हैं कि अगर यही पोजीशन चलती रही तो 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जानिब से टफ टाइम दिया जा सकता है? 2018 थोड़ा दूर है,
a lot will depend on things between now and then. अब और अब के दरमियान में और पाकिस्तान की सियासत में तो 2-4 महीने का कुछ नहीं कहा जा सकता, पर आज के हालात में ये जरूर है कि पीपल्स पार्टी जो है हर उसके अंदर नजर आ रहा है। बदीन ने कम से कम ये प्रूव किया है कि जनाब काफी जगहों पे पीपल्स पार्टी सिर्फ इसलिए वोट ले पा रही है कि वहां पे इनके तगड़े लेक्चरर्स हैं, थाने का रोब है, कचहरी का रोब है। उसके मुकाबले में अगर जुल्फिकार मिर्जा जैसे कुछ तगड़े लोग आ जाए और फिर मुतबादल सामने आ जाए तो वो उसमें पीपल्स पार्टी को मजीद झटका लग सकता है कि ये अभी ऑलरेडी चारों सूबों की जंजीर जो है वो ऑलरेडी सिंध के रूरल एरिया तक कन्फाइन होकर रह गई है, तो वहां भी इनकी सपोर्ट बेस कम होने का खतरा है। ये मिनिमम इतना इजीली मेरा ख्याल अंदाजा लगाया जाए। बिल्कुल, आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि मजीद कितनी तब्दीलियां आती हैं कराची की सियासत में, और खास तौर पर अब इस हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह पर हर तमाम लोगों की नजरों में होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद क्या पेशरफ्त हो सकती है, जुल्फिकार मिर्जा की जानिब से क्या कोई अलायंस किया जा सकता है। यकीनन सब लोग ये बात जानना चाहेंगे। कुछ बात करेंगे उस स्कैंडल की जो इस्लामाबाद न्यू सिटी प्रोजेक्ट के नाम से शुरू हुआ, लोगों की जमा पूंजी हासिल कर ली गई, बदले में कुछ ना मिल सका। क्लासा साहब, 21 साल बीत गए, अब तक अदालती फैसला नहीं आया। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं, बड़ा जरूरी है, फिर पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हमारे नाराज हो जाएंगे कि आपको जनाब हमारा 1995 का स्कैंडल याद आ गया, आज से 21 साल पहले का आपको और कुछ नहीं मिला, तो अब आप पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए शरीफों की जमात, बड़े शरीफ जेंटलमैन, बड़े डेमोक्रेटिक लोग, शहीदों की पार्टी, बड़ी बड़ी पार्टियां ने यहाँ कुर्बानियां दी हैं, आपको 21 साल बाद बाकी कुछ नहीं मिला तो आप एक पुराना स्कैंडल लेके आ गए। ये मैं बता दूं जनाब कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। ये वहाँ पे सिराजुल हक साहब जो हैं जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनको क्रेडिट दें, और मैं क्रेडिट ही दूंगा उनको जमात इस्लामी के अमीर को, कि उन्होंने जाके एक क्वेश्चन डाला वहाँ पे, उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जनाब हमें बताया जाए कि 1995 में जो पीपल्स पार्टी के दौर में 2000 लोगों की लूट मार की गई थी, उनको लूटा गया था यहाँ पे न्यू सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे, जिसमें बड़े बड़े नाम थे। सबसे बड़ा नाम था उसमें आफ्ताब शेरपौ साहब थे, जो उन पर स्कैंडल बना, वो चीजें हुई। तो सिराजुल हक साहब ने एक गुस्ताखी की, उन्होंने वहाँ पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान सवाल डाला, वहां पे जो रिपोर्ट पेश हुई है 21 साल बाद, वो शॉकिंग रिपोर्ट है। हमें इतना क्रेडिट दें कि मैं जाके वो रिपोर्ट निकाल के लाऊं, पीपल्स पार्टी से पहले जान के मान पा रहा हूं मैं पहले से कि मेरा कसूर नहीं है, अपनी तोपों का रुख जो है वो आपने उधर करना है, उनके जमात इस्लामी के अमीर साहब हैं उनकी तरफ करें। ये रिपोर्ट वहां पेश हुई है जहां पे सेनेट में इनकी अपनी अक्सरियत है, वहां पे पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स बैठे हैं। सो उन्हें भी बनता था कि हमारे इसका दौरे हुकूमत का इतना बड़ा स्कैंडल जो है 21 साल बाद आ रहा है, मैं इसकी डिटेल भी बताता हूं, तो इस पे हमारा क्या रिएक्शन। चुप करके सब ने एक आप कह सकते हैं खामोशी इख्तियार की। कोई किसी सेनेटर पे, फरातुल्लाह बाबर साहब बहुत बोलते हैं माशाल्लाह इस पे, सईद गनी साहब बड़े हमारे दोस्त हैं, अच्छे बोलते हैं, आर्टिकुलेट हैं, उसमें और भी बड़े 2-4 और भी बड़े बड़े नाम हैं। मजाल है किसी ने इस 21 साल पुराने स्कैंडल की बात की हो कि आपने उस वक्त अपने दौर में 2000 लोगों को लूटा, खुल जाने थे ना क्लास, तो खुलने थे ना। इसलिए बड़ा अच्छा काम किया जमात इस्लामी के अमीर ने, कम से कम उन्होंने जो गड़े मुर्दे हैं आके उखाड़ना शुरू किए। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, इससे पहले कि इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं मैं, कि ये इसके बाद अदालत में केस पड़ा हुआ है। क्या 21 साल तक किसी भी अदालत में केस पड़ा रहना चाहिए? ये थोड़ी सी मेरी सबमिशन है, मेरी वो है। अदालती निजाम पे बड़े सवाल उठते हैं। कोई सवाल को हम मोरालिटी के इश्यूज में पढ़ते नहीं है, थक गए हम ये सवालात उठा के इन्हें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक सिंपल सी बात है, 21 साल पहले का ये स्कैंडल है, ये केस है, अभी तक वो कहते हैं, जो उसमें उन्होंने डिटेल नहीं दी। ये आप इनकी दाद दें, हमारी जो वजारतें बैठी हैं कैसे कल्प्रेट को, मुजरमों को ये आके डिफेंड करती हैं कि उन्होंने डिटेल मांगी थी वहां पे सिराजुल हक ने कि हमें पूरी डिटेल दी जाए, ये कैसे लूटा गया। उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने डिटेल छोड़ें, ये नाम है 2000 लोगों के, तो जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, किस से कितने पैसे लिए गए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ ये था। अगर आपने ब्रेक पे नहीं जाना, मैं जल्दी से आपको बता दूं। सर अभी जानना चाहेंगे क्लासेस साहब, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, वापस मैं चाह रही हूँ हम वापस आए और डिटेल से जरा इस टॉपिक पे बात करें। मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मेरे ख्याल सिराजुल हक साहब भी हमारे साथ लाइन पे होंगे, जरा उनसे भी पूछेंगे कि जरा इस स्कैंडल को उन्हें 21 साल बाद उनको कैसे ख्याल आ गया है। क्रेडिट तो यकीनन अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को जाता है कि 21 साल के बाद सिर्फ वो फर्द वाहिद थे जिनकी जानिब से आवाज उठाई गई है, आवाज बुलंद की गई है। यकीनन ब्रेक से वापस आएंगे तो सिराजुल हक भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे, कुछ अदालती फैसले की भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो अभी तक हायल हैं। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ क्लासा साहब का कमेंट अधूरा रह गया था। क्लासा साहब, अदालती फैसले की चूंकि बात हो रही थी, 2003 में हमने देखा कि हाउसिंग मिनिस्ट्री की जानिब से तस्लीम किया गया कि इन मुतासरीन के साथ फ्रॉड हुआ है। 21 साल बीत गए, मगर अदालती फैसले में कौन सी ऐसी चीज है जो रुकावट अभी तक बनी हुई? मुझे तो उसका नहीं पता, अदालती फैसला का मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहता वो क्या है। जो मुझे बैकग्राउंडर के तौर पर पता है वो हमारे साथ मेरा ख्याल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब, उनसे भी पूछेंगे कि अगेन इशू तो उन्होंने रेज किया है। मैं सिंपली इसका बैकग्राउंड बता दूं कि यहाँ पे जब इन्होंने पीपल्स पार्टी के दौर में आके बनाई थी, स्कीम बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था न्यू सिटी इस्लामाबाद, ड्रीम लैंड। इश्तिहारात दिया गया, सरकारी मुलाजमीन को लेटर लिखे गए कि आप आएँ और ज़मीन खरीदें, हम जन्नत का टुकड़ा बना रहे हैं आपको यहाँ इस्लामाबाद में। लोगों से बहुत बड़ी तादाद में इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था उस वक्त, उसमें 3 फॉरेन कंपनीज थी और 9 यहाँ पे नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी थी। उन्होंने मिलके उन गैर मुल्की कंपनियों के साथ डील की। जो रोल आ रहा था इनका यहाँ पे, ये जो अपने आफ्ताब शेरपो साहब हैं, बिल्कुल हमने कोशिश की थी वैसे आफ्ताब शेरपो साहब से रब्ते की कि आप आएँ, आप अगर बात करना चाहते। इन पर नैब का केस भी हुआ, ये पाकिस्तान से फरार भी हो गए थे और दाद देनी चाहिए जनरल मुशर्रफ को जो उन्होंने इनके साथ एनआरओ किया था। जनरल मुशर्रफ ने कई एनआरओ जो उन्होंने किए थे, सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ था। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे जो उन पर करप्ट वजीर थे वो पिछले इसके रजीम के, जिन पर नैब केसेस थे, उनके साथ एनआरओ हुए। ये भाग गए थे यहाँ से, शेरपो साहब लंदन चले गए, इनको वापस लाया गया और जनरल मुशर्रफ साहब ने इन्हीं को वजीर बनाया जो कि इस स्कैंडल में मुलविस थे बाकायदा तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारे के सारे लोग शामिल थे। नैब ने इन पर रेफरेंसेस किए, इनकी जमानतें हो गई, मुल्क से चले गए, वापस आ गए, एनआरओ हो गया, फिर सारे छूट गए। अब जाके सिराजुल हक साहब ने ये मसला जो है ना गड़ा, एक पुराना जो है वो निकाला है। मुझे इजाजत दें तो मैं जरा सिराजुल हक साहब से एक सवाल पूछना ना, उनसे पूछते हैं जरा थोड़ा से कि उनको ये कैसे ख्याल आ गया कि 21 साल बाद इस स्टोरी को रिवाइव किया जाए। बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मैं ज्वाइन किया और उससे बड़ी मेहरबानी तो आपकी ये है कि आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 21 साल बाद जो है आपने कुछ डिटेल्स निकलवा ली हैं वहाँ से हुकूमत पाकिस्तान से कि 2000 लोगों को उन्होंने लूटा, आज तक पैसे वापस नहीं मिले। 21 साल हो गए, अदालतों में केसेस पड़े हैं। आफ्ताब शेरपो साहब का नाम है, 3 गैर मुल्की कंपनियां थी, पैसे बटोर के ले लू के वो निकल गई। ज़रा थोड़ा सा आप बताएंगे कि 21 साल बाद आपको कैसे ख्याल है, किसी ने आपसे रब्ता किया मुतासरीन से या आप भी मुतासरीन में शामिल थे? सिराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग मिलते हैं जी, और ये मुतासरीन हैं और उनमें 70 गरीब लोग हैं, बल्कि बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेंशन इस प्रोजेक्ट में जमीन के किया था और अपने बच्चों और एक मुस्तकबिल के हवाले से उन्होंने सब कुछ इस पे लगाया। ये जिस तरह फिल्म में है कि 1925 से ये शुरू हुआ है और इसके कुल 1923 मुतासरीन है हमारे इल्म के मुताबिक। फिर मैंने इसको सेनेट में उठाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेनेट से जो जवाब मुझे मिला है वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट मुतासरीन आज भी दर बदर फिर रहे हैं और कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं है, बल्कि अदालत में भी वैसे ही पेंडिंग चला आ रहा है। अभी में कई हुकूमतें गुजर गई, लेकिन हर हुकूमत ने इन मुतासरीन बातों को सुनी अनसुनी कर ली और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और खुद इस्लामाबाद में है। तो अगर वहाँ नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ है तो आप अंदाजा कर ले कि बाकी मुल्क में क्या हाल होगा। तो आपके होगा आजकल मैंने ये करप्शन की पाकिस्तान एक तरीक शुरू की है, तो बहुत इस तरह करप्शन की आजकल लोग हमें दे रहे हैं, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, और जहाँ हमारे बस चलता है इन सवालात हक़ाइक़ से अपने कौम को आगाह करने की कोशिश। अच्छा सिराज साहब, आपने जैसे हमने कहा बड़ा अच्छा स्टेप लिया, इसलिए हम इसको फॉलोअप के तौर पर सामने लेके 21 साल बाद भी इसमें जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं जो वहाँ पे क्लीन चिट ले गए, एनआरओ के तहत उन्होंने केस सेटल करा लिया, उसमें सबसे बड़ा नाम तो आफ्ताब शेरपो साहब का आ रहा है। आप ये क्यों नहीं करते कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स आपके साथ बैठे, किसी कमेटी में लेके जाएं, इनको दोबारा बुलाएं? क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, क्वेश्चन आवर में जो जवाब दिया गया उसमें तो उन्होंने छुपाई है इन्फॉर्मेशन। तो आफ्ताब शेरपो साहब को भी बुला लिया जाए, जो उस दौर के कोई अफसरान थे उनको भी बुला लिया जाए। तो नायब ने तो बाकायदा जनरल मुशर्रफ के कहने पे उन्होंने डील कर ली थी आफ्ताब शेरपो साहब से। तो ये आपके सारे पॉलिटिकल दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी वाले आपके साथ बैठे हैं, शेरपो साहब आपके सूबे के, आपका उनसे मिलना जुलना है, तो कैसे आप इनके खिलाफ प्रोसीड करवाएंगे? आपकी पॉलिटिकल दोस्तियां भी हैं, तल्लुकात भी हैं और वो स्कैंडल में इन्वॉल्व भी हैं। असल में पहली बात तो यह है कि हर चीज 100 पर्दों में छुपी हुई है जी। इतलात या मालूमात
पहुंचना भी एक आम शहरी की बस की बात नहीं है। इसलिए हमने बड़ा इंतजार किया और अब कुछ हक़ाइक़ से पर्दा तो उठ गया है, लेकिन आप कहते हैं कि चूंकि कोर्ट में है इसलिए इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पब्लिक इंटरेस्ट है और इसमें गरीब लोगों का मसला है, हम जरूर आगे जाकर इसको कमेटी में ले जाए। रजा रबानी साहब बड़े अच्छे चेयरमैन हैं, वो बहुत सारी पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें समझते हैं, क्लीन आदमी है। रजा साहब पे और तनकीद हो सकती है पॉलिटिकल व्यूज पे, लेकिन वो फाइनेंशियली क्लीन आदमी है। वो मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी के जो करप्ट एलिमेंट्स है उनको बचाने की कोशिश करें। आपकी अपनी बड़ी इज्जत है, आप स्टैंड लें जरा सेनेट ऑफ पाकिस्तान में खड़े होकर कहीं कमेटी को फॉरवर्ड करें, बुलाएं सब लोगों को, आए आपको ब्रीफ करें कि इन 21 सालों में क्या हुआ, उसमें कौन कौन लोग उसमें मुलव्वस थे, नैब ने कैसे डील की, जनरल मुशर्रफ ने कैसे, उन्होंने आफ्ताब शेरपाव को उन्होंने क्लीन चिट दे के अपना वजीर बना लिया। ये तो कर सकते हैं सिराज साहब आप। बस जितने मजलूम लोग हैं या महरूम लोग हैं, मजबूर लोग हैं, मिलकर इसके लिए काम करते हैं। आप भी इसमें साथ दे दें और मिलकर करप्शन की पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाते हैं, तो इस तरह जितने मुतासिरीन हैं उनके मसाइल। मेरा लास्ट सवाल है आपसे सिराज साहब, आप में मैं कोई कुछ चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इतनी अखलाकी जरूरत मेरा ख्याल है समझते हैं कि आप कल को आफ्ताब शेरपाव साहब हूँ या पीपल्स पार्टी के आपके दाएं बाएं बैठे हुए सेनेट में सेनेटर्स हूँ, आप जरा हौसला करके सबको बुला लेंगे कमेटी मीटिंग में, कुछ मुश्किल सवालात तो मेरा ख्याल है पूछे जाने चाहिए सर। असल में इस वक्त जितने लोग इन्वॉल्व है, कौन कौन इसका जिम्मेदार है, ये जो सेनेट ने मुझे सवाल का जवाब दिया इसमें वो सारे लोगों के नाम भी नहीं है और जिम्मेदारी किस पे आयद होती है इसका तयन भी नहीं है। एक जुमाली से मालूमात उन्होंने दी है, लेकिन बहरहाल इसके तह तक जाने में हम कोशिश करेंगे और आप जैसे और लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि मिलकर हमारे साथ हम इसको फॉलो करते रहेंगे। आप ऐसे इशू उठाते रहे, हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है कि कैसे कैसे लोगों का यहाँ करोड़ों रुपए लूटे गए, 21 साल बाद भी वहाँ पे 1 रुपया लोगों को वापस नहीं मिला, लूटने वाले लूट के चले गए। बड़ी मेहरबानी आपकी सिराज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्लासा साहब, अभी हम जैसे कि गुफ्तगू सुन रहे थे अमीर जमात इस्लामी से राजुल हक की, कोई खबर कोई बिल्कुल आमिर साहब की तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन जिस तरह से अमीर जमात इस्लामी ने ये बात की कि हम भी उनका साथ दें, यकीनन हमने अपने प्रोग्राम में इस पॉइंट को रेज किया है, तो डेफिनेटली। तो आमिर मतीन साहब, आपकी जानिब आएंगे, कौन सी बड़ी स्टोरी है आपके पास इसी से रिलेटेड? मैं इसी से तल्लीक बात करना चाहूंगा कि ये जो इशू है ये अक्कासी करता है हमारी जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स की। कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ हम छोटे मोटे हजारों जो क्लासा साहब पे इल्जाम लगता रहता है क्या अरबों खरबों की बात करते हैं, मैं समझता हूँ खरबों से भी बड़ी अमाउंट जो है तो वो लैंड माफिया के अंदर सबसे ज्यादा जो है पैसा बनाया गया है। लोगों का 3-3 पुश्तें गुजर गई हैं, इसको 20 साल हुए हैं और बेताशा हजारों स्कीमें हैं जिसके अंदर करोड़ों लोगों के अरबों और खरबों रुपए जो है 3-3 पुश्तों के दावतों में फंसे हुए हैं। लोग पैसे लेके कोई बाहर दौड़ गया है, कोई यहीं बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। बिल्कुल। उसमें सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट जहाँ पे इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी हुआ था, इसी की जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 और माफियाज आ गए हैं और उन्होंने उसी जमीन से उसी सुराग से मोमेंट को दोबारा जो है ना डगा जा रहा है कि बैरिया के भी उतने ही जो है फैक्ट्रीज हैं। और अभी रिसेंटली डीएचए वैली का अल्लाह भला करे जनरल राहिल शरीफ साहब का कि उन्होंने वहां पे 45,000 विक्टिम है और उसमें बेताशा हजारों जो हैं शहीदों की बेवाएं हैं जिनके पैसे लोग खा गए हैं। और हमें अभी रिसेंटली बताया गया था कि शायद 56 अरब रुपया दे दिया जाए, और मगर अभी ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जनरल राहिल साहब जो रिटायर कर देंगे तो शायद वो भी पैसे ना मिले। तो मेरा ख्याल है ये जनरली ये एक केस नहीं है, अच्छी बात है कि इसके लिए निशानदेही हुई है कि लार्जर मलेस है जो पूरे पाकिस्तान को ले बैठी है। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को भी मैं समझता हूँ यही रन कर रही है कि ये कराची में फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको पॉइंट आउट कर दूं कि जो सारी लड़ाई हो रही है उसके अंदर ये मुस्तफा कमाल साहब ये गौर कर लीजिएगा कि यहाँ कहाँ नौकरी कर रहे थे। अच्छा। और वहां पे जो कंपनी इसके लिए नौकरी कर रही थी वो उनके कराची में क्या स्टेक्स हैं, वो क्या गेम लगा रहे हैं। हम सियासत पे बात करते रहते हैं पर सियासत के पीछे ये जो कारोबारी माफिया है उस पर गौर नहीं करते। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चैनल जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हैं, बात नहीं करते हैं इस पे। मलिक साहब का नाम आ जाए, मलिक रियाज का, तो सबकी टांगे काटनी शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ये इस पे उस एंगल से भी जरा गौर करना चाहिए। बिल्कुल, आमिर मतीन साहब ने बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक की है क्लासा साहब के, मतलब किस तरह से मुस्तफा कमाल का भी नाम सामने आ रहा है, कारोबारी जितने भी अफराद हैं उनकी बातें भी हो रही हैं। वो सही कह रहे थे, मेरा ख्याल उनका रेफरेंस था मलिक रियाज की तरफ, जो उन्हें जनरल रहील को अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल उनका बनता है, क्योंकि जनरल रहील से पहले तो यहाँ पे वो फ्री फराल चल रहा था DHA में भी और फिर बहरिया में भी, जैसे बता रहे हैं कि कितने हजार अरब जो है वो 56 अरब एक ही सुराग से बार-बार आवाम को डसा उसमें शोहदा का जो पैसा था जिसमें उसका नाम आ रहा है, मलिक रियाज का नाम आ रहा है, तो वो भी देखना है। और सुनने में यही आ रहा है जो आमिर बात कह रहे थे कि मलिक रियाज इंतजार कर रहे हैं कि जनरल रहील रिटायर हो जाएं, इसको पेंडिंग कर लिया जाए, तो बाद में कौन पैसे यहाँ वापस करता है। वही बात है, इखलाक की जरूरत तो किसी किसी में होती है ना, कि कौन इस पॉइंट को रेस करता है, कौन ये नाम सामने वो तो खैर एक अलहदा है। और एक और बस एक चीज बताऊं मैं, चलो ये तो हो गया फ्रॉडी जो कुछ कर रहे हैं इस कौम के साथ, वो अपनी जगह पे, जो इनके साथ फ्रॉड हो रहे थे उनकी कहानी सुने। लोगों के पास कितना पैसा है इस मुल्क में कि मुजारबस स्कैंडल में एक इमाम मस्जिद उठता है कारी एहसान, उसने 24 अरब रुपए का वो डाका मार दिया। 24 अरब, ये तो मतलब नॉन चीजें मैं बता रहा हूँ जिसकी ब्रीफिंग भी अभी दी गई थी, हम स्टोरी भी कर चुके हैं। 24 अरब रुपया लोग उसे ले गए मुजारबा के उसमें, ऐ जी के आपकी 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 इनकम इस्लामी इनकम कर रहे हैं, लोग लूटपट गए। इसके बाद आपको याद होगा हमने स्टोरी ये की हुई, 110 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में है, ये CDA ने लिख के दिया है वहां पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, कौमी असम्बली में, इस्लामाबाद की हदूद में 110 हाउसिंग सोसाइटीज इलीगल हैं, लोग फिर भी वहां प्लाट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। एक मेरा जानने वाला तो मैंने उससे पूछा कोई ये लोगों के साथ शऊर की कमी कहा जा सकता है क्लासेस में? नहीं, शऊर नहीं, इस पे भी हम बात कर सकते हैं कि लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, हर बंदे को घर चाहिए, अल्टीमेटली लाइफ में ये होता है बच्चों के लिए घर बना जाऊं, आवाम को ब्लैकमेल कर, उसी पे लोगों को वो जो उनके फीलिंग है अपना घर हो। एक हमारे जानने वाले थे, उनसे मैंने पूछा किसी वक्त, उन्होंने कहा जी आप ये फ्रॉड कैसे कर लेते हैं? उसने कहा जनाब जब तक इस दुनिया में लालचियों की उनकी कि लोग मौजूद हैं, हाँ। हम लोगों को ख्वाब बेचते रहेंगे, लोग आके हमें अपना पैसा देते रहेंगे, हम ऐसे ही फ्रॉड करते रहेंगे। उसने कहा लालची लोग जब तक मौजूद हैं, लोग बहुत ज्यादा लालच में चले जाते हैं सम टाइम, और हाउसिंग सोसाइटीज किसी का इन पे कोई हाथ नहीं है। जैसे अभी आमिर ने कहा कि मलिक रियाज का वहां हाथ लगा तो उन्होंने DHA जो वैली का स्कैंडल आया था और रहील साहब ना इंटरफेयर करते थे, वो पैसा भी किया था। अब अभी मिला है नहीं मिला ये हमने चेक करना बाकी है। मेरा सवाल ये है कि जब इस्लामाबाद में CDA ये लिख के दे चुका है कि और नाम दिए हैं हमने एक एक के कि 110 हाउसिंग सोसाइटीज जो है, सिर्फ इस्लामाबाद शहर की बात कर रहे हैं, वो इलीगल हैं, लोग फिर भी खरीद रहे हैं, लोग फिर भी प्लाट ले रहे हैं। साहब के जो ऐड दिए जाते हैं उसमें गवर्नमेंट का खास तौर पर एक टैग भी लगा हुआ नजर आता है, जो स्कीम में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद न्यू सिटी प्रोजेक्ट का जो स्कीम स्टार्ट की गई थी 1995 में, उसमें गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कोई टैग नजर आता है जिसकी वजह से ये फ्रॉड ये करते हैं ना माजरत के साथ कि ये उसमें ये लिख देते हैं कि NOC, मसलन ये पार्क एनक्लेव है, इसमें पार्क एनक्लेव के साथ जो बहरिया टाउन का हमने स्टोरी यहीं ब्रेक की थी अपने हम प्रोग्राम में, जब ये मुकाबला हमने शुरू किया था यहाँ पे, कि वहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने कि कोई उसके पास अभी भी ऑथराइजेशन नहीं है। मलिक रियाज साहब बेच भी गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, लोगों को प्लाट भी डिस्ट्रीब्यूट उनको कर दिए हैं, अदालतों में केसेस चले रहेंगे, NOC उनके पास नहीं है। यहाँ पे आप इतने देखें बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ा बड़ा फ्रॉड करते हैं, इदारों को साथ मिलाते हैं, और वो रिपोर्ट पेश हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने। अगेन वहाँ खुर्शीद शाह साहब बैठे हैं। अब खुर्शीद शाह साहब में क्या जुर्रत है कि वो उस पर बहरिया एनक्लेव के खिलाफ कोई कार्रवाई करें? उसमें CDA भी मिल जाता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी मिल जाती है, उसमें पुलिस भी मिल जाती है। यहीं पर आ जाती है क्लासेस साहब कि जब तक इस मुल्क में लालची लोग मौजूद हैं, ये फ्रॉड कामयाब होते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ दफ्तर ख्वाजा का स्कैंडल जो कल ब्रेक किया गया था उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से कबल कुछ बात हो रही थी इस्लामाबाद न्यू सिटी प्रोजेक्ट स्कैंडल से मुतालिक, तो आमिर मतीन साहब आपका हम लास्ट कमेंट लेना भूल गए थे, तो आप कुछ बात करना चाह रहे थे? नहीं, मैं तकरीबन कर ही चुका था बात, मगर वो लास्ट वही बात है कि ये मेरा ख्याल रेगुलेट करने की जरूरत है कि जो लैंड से रिलेटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर यही है और सबसे जो लोग इसी से जैसे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए कि जिस तरह क्लास साहब ने जिक्र किया कि CDA इस्लामाबाद में 109 गैर कानूनी स्कीमें हैं और लोग प्लॉट पे प्लॉट बेचे जा रहे हैं और गवर्नमेंट उनको अलाउ कर रही है, वो बेचे जा रहे हैं, कोई उनको नहीं रोक रहा और हजारों लाखों विक्टिम्स हैं। इस तरह ही लाहौर कराची में लोगों के पैसे फंसे हुए हैं और पुश्तों से 20-20 साल हो गए हैं। क्लास साहब को भी बड़ी डाक आती है, मुझे भी बड़ी डाक आती है, लोगों की ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं, उनकी सारी जिंदगी की सेविंग्स है जो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर दी है और लोग पैसे खा गए हैं, दंडनाते फिर रहे हैं। वो उनकी लॉबी सेनेट में भी है। आप कह रहे थे कि सेनेट के अंदर लोग पुटअप करेंगे, सेनेट को साहब को पता है कि लास्ट टाइम कम्युनिकेशन की जो स्टैंडिंग कमेटी है जिसको देखना चाहिए इन चीज को, उसमें आधे ज्यादा लोग इन्हीं के ही मेंबरान हैं, ज्यादातर लोग खुद ठेकेदार हैं और लैंड माफिया वहां भी पहुंच चुका है।
5-10 जो है 9 लैंड ग्रैबर जो है वो सेनेटर बने हुए हैं। तो इसको किसी ना किसी को देखना है, इसको रेगुलेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर मतीन साहब, वही बात है कि आम आवाम सिर्फ अपने घर का ख्वाब देखती है और जमीन के नाम पर ये लैंड माफिया उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। मैं तो लालच की अब मैं बात कह रहा हूँ, लोग अब बेचारे कितने, हुकूमतें तो यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी हैं कि 33,000 लोगों को लूटा गया मुजारबा स्कैंडल में। 33,000, ये कोई आम नंबर नहीं, ये मैं नहीं बता रहा, नैब ने वहाँ सेनेट की कमेटी के सामने ब्रीफिंग दी थी जहां से मिला गया। 33,000 मुजारबा स्कैंडल में से लूट गए। 110 हाउसिंग सोसाइटी जो इलीगल है, 10-10 हजार भी प्लाट एक में होते हैं, 5,000 भी कर लें तो अंदाजा कर लें कितने लोग इसमें फंस चुके हैं जो इलीगल उनकी हाउसिंग सोसाइटीज है। हुकूमत एक्ट करती है कि इसका किसी से ताल्लुक नहीं, आवाम जाने, उसके बाद लुटेरे जाने, उसके बाद इदारे जाने, सब ने मिलके बैठ के यहाँ पे एक लूट मार का कल्चर बनाया हुआ। क्या करे क्लास? हुकूमत चुप करके मजे करे, सैर सपाटे करे, ये दुनिया भर में जाए, वहां पे उसमें यहाँ 34 मुल्कों का इत्तेहाद बनवाए, वहां पे दुनिया भर के उनके अफेयर चलाने की कोशिश करे। अफगानिस्तान हम ठीक करेंगे, उसके बाद हम मिडल ईस्ट को ठीक करेंगे, दुनिया को ठीक करेंगे, पाकिस्तान को अल्लाह कर रहा है। पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफिज है, जहां पर इक़्तिदार में ऐसे लोग आ जाए वहां पर अल्लाह ही हाफिज होता है। कि ये क्लासवादी कह रहे थे कि पता नहीं DHA के वैली के लोग को भी पैसे मिले नहीं है, सिर्फ एक दिलासा दिया गया है क्योंकि जनरल राइस शरीफ ने इसको इनिशिएटिव लिया है कि अपने टेन्योर में वो कहते हैं कि 14 के कम से कम फैमिलीज को मैं पैसे दिलवा के जाऊं। वो उनका रिटायर होने का इंतजार हो रहा है। आमिर साहब वो ना परेशान हूँ, ये बड़े समझदार लोग हैं। बिल्कुल आमिर मतीन साहब, दिलासों पे कब तक आप कौम को जिंदा रखेंगे, कब तक उम्मीदें देते रहेंगे? स्कैंडल्स की बात हो रही थी तो हमने दफ्तर खारजा का स्कैंडल भी डिस्कस किया था अपने पिछले प्रोग्राम में, और हमने बहुत बड़ी बात भी ब्रेक की थी। यासिर महमूद की जानिब से जो पिटीशन दायर की गई थी, जो चार्जशीट उन पर लगाई थी, उनमें बात हुई थी। लेकिन क्लासा साहब, हमने अपनी गुफ्तगू में जलील अब्बास जिलानी का जिक्र भी किया था, तो हमें पता चला है कि उसका रद्द-ए-अमल आया है आपके पास, तो क्या उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं कि रात मैंने कहा था जी कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे फॉरेन ऑफिस ने चार्जशीट जो किया यासिर महमूद को, उसमें मेरा और खावर घुमन का नाम दे के उन्होंने इल्जामात लगाए, तो ये बकायदा उसके बाद मेरा ख्याल मेरा एक मॉरल एक राइट बनता है कि मैं एक इनोसेंट ऑफिसर को जिस तरह फॉरेन ऑफिस वहाँ सजा देने की कोशिश कर रहा है कि उनको ये कुर्बानी का बकरा बना रहा है, कि रादर देन उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी की जाए कि जो स्कैंडल के जिम्मेदार हैं। मेरा ये मॉरल राइट बनता है कि मैं जाके उसमें पिटीशन दायर करूँ इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस इशू पे बहस होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे आप बैठ के इनोसेंट ये लोगों को आप इस पे पनिश कर सकते हैं। एक लंबी डिटेल है कि इस पर डिस्कस करेंगे। तो बाबर अमान साहब जो है वो मेरे वकील बनने पे तैयार हो गए, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। सो केस बहुत जल्द जो है एक मैं उसमें लेके जा रहा हूँ। ये बड़ा जरूरी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से कि ये हमें खौफजदा करना चाहते हैं, फॉरेन ऑफिस हमारा नाम दे के आप नाम किस तरह से ले सकते हैं, उस पे बैठ के हमारे नाम दे रहे हैं। ये उसको मीडिया को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी को थ्रेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर ये चीजें मैं अदालत में जाऊंगा, वहां पे बड़ा जरूरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोफेशनल मसला है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और बाबर अमान का शुक्रिया कि उन्होंने कहा मैं आपका केस इस पे आकर लड़ूंगा। मैं अब आता हूं जलील अब्बास जिलानी साहब पे। जलील अब्बास ये जिलानी साहब जो हैं एक बड़े सीजन्ड किस्म के एक प्रोफेशनल कैरियर, एक डिप्लोमेट समझे जाते हैं, वेरी सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, और पर्टिकुलरली यहाँ पे हमारे वो रहे हैं इसके ये फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, फिर उनको वाशिंगटन में उनको एम्बेसडर लगाया गया है। तो जिस पे उन्होंने आज ईमेल किया, रात का प्रोग्राम उन्होंने देखा है जो हमने किया है कि हमें बड़े उसमें प्रोग्राम देखा जाता है, लोग अपना आकर हमें रिस्पांस देते हैं, रिएक्शन देते हैं, वेलकम। उसमें अगर जो खबर थी वो थी खावर घुमन साहब की। घुमन साहब ने उस खबर में कहा था जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उन पे ऑडिट पैरे आए थे, कुछ ऑडिट पैरों के बावजूद भी उनको क्लियर किए बगैर भी जलील अब्बास जिलानी साहब को जो पेंशन है वो मिल रही है, और बाकी भी मराहत मिल रही थी। हाँ, अब उनकी स्टोरी ये थी कि अगर जिन पे ऑडिट पैरे आ जाएं उनको कैसे पेंशन मिल सकती है, ये खावर घुमन साहब की स्टोरी थी। और जिसका जिक्र जो है ना, ये इतने बड़े समझदार बैठे हैं, तस्नीम जो असलम साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी, वो बड़े समझदार लोग हैं, उन्होंने बाकायदा बैठ के जलील अब्बास जिलानी वाले स्कैंडल की पूरी डिटेल फिर लिखी है। इसलिए जलील अब्बास जिलानी साहब को नाराजगी का हक हमसे ज्यादा, रिपोर्टर से ज्यादा वो तस्नीम असलम से पूछें। आप बड़ी समझदार खतून है माशाल्लाह, आपने पूरी बैठ के उस स्टोरी की, स्कैंडल की डिटेल जो है आपने दोबारा लिख दी है अपनी चार्जशीट में। बाकायदा चार्जशीट किया गया जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से। उसको यासिर महमूद पे भी इल्जाम लगा कि तुमने खबरें दी हैं और उन्होंने खबर घुमन के जरिए दी हैं। वो खैर हमने रात जो भी था पूरी डिटेल बताई। अब वो ये कहते हैं जलील अब्बास जिलानी साहब ने जो मुझे ईमेल किया, जिसका उनका वर्जन मैं दे दूं, वो ये कहते हैं जनाब कि पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे बारे में जो खबरें छपी हैं, ये उनका वर्जन है, वो अगर दुरुस्त नहीं है। डान अखबार में खबर छपी थी कि मेरे ऊपर आके एतराज़ात हुए थे ऑडिट के, इसके बावजूद मुझे पेंशन में ले रहा हूँ। उनका ये कहना था कि डान में खबर छपी थी, अगेन वो यही थी कि ऑडिट पैरे उनको सेटल किए बगैर मैं पेंशन ले रहा हूँ। वो ये कहते हैं ये बात गलत है कि मैंने जो ऑडिट पैरे थे वो बाकायदा
उसको बैठ के डिस्कशन की गई, उनपे उनको सेट किया गया है, वो ऑडिट पा रहे हैं, उनके सेटल हो गए थे, लिहाजा उसके बाद ही उनको जाके पेंशन मिली है। साहब जानना चाहेंगे मुख्तसरन आप बताएं क्योंकि वक्त की हमें कमी का सामना है। अब वो ये कहते हैं कि जो असल इसमें उनके ऊपर स्कैंडल बनाने की कोशिश की कि जलील अब्बास साहब ये कहते हैं वो ये थी कि मैंने बगैर ऑडिट पैरे जो थे वो सेटल कराए पेंशन ले रहा हूँ, वो ये कहते हैं नहीं मैंने ऑडिट पैरे सेटल हो गए तो उसके बाद मुझे पेंशन मिली, ये उनकी साइड ऑफ द स्टोरी थी। तो उसके लास्टली मैं इतना कह दूं कि फॉरेन ऑफिस के जो इनके सारी की डीलिंग है, तो जलील अब्बास साहब को दाद देनी चाहिए उसको तस्नीम असलम साहबा को, जिन्होंने 2 पेजेस की लंबी चार्जशीट यासिर महमूद को की है, और वो बड़ा बहादुर लड़का, उसने जाके पिटीशन कर दिया वहां पे उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक पिटीशन उन्होंने की है, एक पिटीशन जो अब मैं बाबर रवान साहब के साथ मिलकर मैं करने वाला हूं, और तमाम कच्चा छट्टा जो है हम सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने रखेंगे कि एक्सीलेंसीज माय लॉर्ड्स आप जरा फैसला करें कि ये लोग कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स में इन्वॉल्व हैं और कैसे बैठ के अपने छोटे ऑफिसरों पर नजला गिरा रहे हैं, और हम सहाफियों के नाम उस चार्जशीट में डाल के ये हमें खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। साहब नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से जूनियर ऑफिसर यासिर महमूद की हमने बात की है, उनकी जानिब से भी पिटीशन दायर की गई है। पहले तो यह भी देखा गया कि उन्हें नौकरी से निकालने की बात की तस्नीम असलम साहबा की जानिब से, और अब जो खबरें सामने आई उनका कोयटा तबादला कर दिया गया। कहां का इंसाफ है, क्या कर रहे हैं? मैं क्या कहूं कि ये माशरे में पूरा इंसाफ तो है ही, फॉरेन ऑफिस में जो इंसाफ नजर आ रहा है वो सबसे ही ज्यादा है कि इतनी पैटी मसाइल में वो पड़े हुए हैं, प्लाटों के सिलसिले में, और अपने ही वर्कर्स के ऊपर ये इल्जाम है कि वो जासूस हैं सहाफियों के। अब ये देखिए ना जी, और लार्जर फॉरेन पॉलिसी का जो हाल है और फॉरेन ऑफिस का जो हाल है कि वहाँ फॉरेन मिनिस्टर पहले ही नहीं है, और जो सरताज जी साहब खैर बड़े अच्छे हैं मगर उम्र के तकाजे हैं। फातमी साहब की बेगम साहब को एमएनए बनाया हुआ है, वो अपनी एनजीओ के उनके डायरेक्टर है। बिल्कुल पफवा की बात आप कर रहे हैं। और फॉरेन में एक मीडियोक्रेसी नजर आती है इस वक्त मौजूदा फॉरेन ऑफिस की लीडरशिप में, जिसका बिल्कुल उसकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी असर है कि हम देखते हैं, मैं अब यूएन में रिसेंटली था और प्राइम मिनिस्टर जो है इम्पोर्टेंट कोई गाइड नहीं कर पाता। 181 दिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो फॉरेन विजिट पे रहते हैं, फॉरेन ऑफिस बिल्कुल इसके बारे में आमिर मतीन साहब यकीनन उनको भी अपनी आंखें खोलनी होंगी, और पफवा की और जलील अब्बास जिलानी के स्कैंडल्स की जो बात हो रही है आइंदा आने वाले प्रोग्राम में भी इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।